हेलो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे फैराडे लॉ के बारे में। जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर के उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे थे तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कैटायन कैथोड पे जा रहा था और एनायन एनोड पे जा रहा था। तो अगर कैटायन कैथोड पे जा रहा था तो उसका कितना अमाउंट कैथोड पे जाके डिपाइट हो रहा था, या एनायन एनोड पे जा रहा है तो उसका कितना अमाउंट एनोड पे जाकर के क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे जो थे उन्होंने दो लॉ दिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फैराडे लॉ के। फैराडे लॉ, ठीक है। और फैराडे लॉ में हम फर्स्ट बात करेंगे फर्स्ट लॉ। देखिए फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है। फैराडे ये कहते हैं कि द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड are liberated at the electrode is directly proportional to charge passing through electrolytic solution। उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया उसमें जो आपने बैटरी से चार्ज पास कराया तो कितना आपने चार्ज पास कराया, जितना ज्यादा आप चार्ज पास कराओगे उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उतना ही मास ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो फैराडे ने क्या कहा, फैराडे ने ये कहा कि द मास ऑफ सब्सटेंस the mass of substance is deposited or liberated at electrode is directly proportional to directly proportional to charge passing through इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने कितना चार्ज पास कराया, जितना ज्यादा आप चार्ज पास कराओगे उतना ही मास ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, डिपॉजिटेड होगा या क्या होगा, लिबरेट होगा। तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q होगा। W क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, और Q क्या है, चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट, और यहाँ पर मैंने कांस्टेंट यूज किया Z। W इक्वल टू Z इंटू Q। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर Z क्या है, Z को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। अच्छा आप ये भी जानते हो चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इस फार्मूला को, W इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, ठीक है। इस फार्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, W इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, क्योंकि ये जब तक निकालने नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो हम इसको निकालते कैसे हैं, तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, पहले इसको समझिए। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस जिसको आप Z से रिप्रेजेंट करते हो। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं Q को क्या करूं, 1 कूलम कर दूं, ये जो चार्ज आपने पास किया है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, अगर इस Q की वैल्यू क्या ले लूं, 1 कूलम ले लूं, तो आप बताइए W किसके बराबर आएगा, तो W जो आएगा वह Z के बराबर। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं सर कि द मास ऑफ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड और liberated at electrode when 1 coulomb charge passing through electrolytic solution।
जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में 1 कूलम चार्ज पास कराते हैं तो 1 कूलम चार्ज पास कराने पे जितना मास ऑफ सब्सटेंस डिपाइट या लिबरेट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, वही क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल की वैलेंस होगा। या हम इसको ऐसे ही बात कर सकते हैं स्टूडेंट, R इक्वल टू, ठीक है, यहाँ देखिए, अगर करंट में क्या ले लूँ 1 एम्पियर ले लूँ और टाइम में क्या ले लूँ 1 सेकेंड ले लूँ। अगर यहाँ पे मैं करंट क्या ले लेता हूँ 1 एम्पियर ले लेता हूँ और टाइम क्या ले लेता हूँ 1 सेकेंड ले लेता हूँ, तो W किसके बराबर आएगा, W भी आके आएगा Z के बराबर। तो मैं इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि द मास ऑफ सब्सटेंस इज डिपाइटेड एंड लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर का करंट पास कराते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो जितना मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल की वैलेंस। एक चीज स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसको निकालने का एक और ट्रिक भी है, ठीक है, क्या है, 96,500 अपॉन E। इसका भी यूज करके आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस निकाल सकते हैं। E क्या है, E यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है। इसको कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो आप E की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, मोलर मास, ठीक है, अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या चला जाएगा ऊपर की तरफ। तो आप इसका भी यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, आप Z क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये बात हो गई स्टूडेंट फैराडे का फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है, इसको देखिए। अगर हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं, फैराडे के सेकेंड लॉ की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 2 भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो सकता है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है एक दूसरे से किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में, ठीक है। ये आपका नेगेटिव 5T, नेगेटिव 5T, नेगेटिव 5T, नेगेटिव प्लेट है और ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट है। अगर ये नेगेटिव प्लेट है तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है किस में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। देखिए सेल को जोड़ने का 2 तरीका होता है, या तो सीरीज में जोड़िए या तो पैरेलल जोड़िए। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो सेम में जो करंट पास करता है वो सेम पास करता है, लेकिन अगर उसकी को हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो दोनों वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर हमने किस में जोड़ा है, सीरीज में। तो फैराडे का सेकेंड लॉ क्या कहता है, फैराडे का सेकेंड लॉ ये कहता है कि व्हेन 2 आर मोर देन 2 इलेक्ट्रोलाइटिक solution are connected in series। अगर 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, तो क्या कह रहा है कि द मास ऑफ सब्सटेंस, द मास ऑफ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड is directly proportional to its equivalent क्या, वेट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर जो मास डिपाइट हो रहा है वो कितना है, W1 है, और यहाँ पे जो मास डिपाइट हो रहा है वो कितना है, W2 है। तो W1 जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के, और W2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के। और अगर मैं ये कहूँ कि प्रोपोर्शनली साइन हटाओ, यहाँ पे कांस्टेंट यूज करूँ K E1, और यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनली साइन हटाओ यहाँ पे कांस्टेंट यूज करूँ K E2, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर K इक्वल टू क्या होगा, W1 अपॉन E1, और यहाँ भी K इक्वल टू क्या होगा, W2 अपॉन E2। तो अगर ये दोनों सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि W1 अपॉन E1 इक्वल टू क्या होगा, W2 अपॉन E2। W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2।
तो आपको क्वेश्चन में क्या होगा कि किसी एक का वेट दे देगा, जैसे हमारे जिसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, इसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, तो कह देगा इतना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो गया, तो बताइए कितना मास ऑफ जिंक डिपॉजिट होगा। तो क्या करेंगे, तो कॉपर के मास को यहाँ पर रख देंगे, E1 रख देंगे, कॉपर का E1 रख देंगे। हम ये कह सकते हैं W कॉपर अपान E कॉपर और W जिंक अपान क्या हो जाएगा E जिंक। तो W कॉपर कितना कॉपर का मास डिपॉजिट हुआ है उसको रखेंगे, E कॉपर मोलर मास अपान N फैक्टर, तो कॉपर का मोलर मास रख देंगे और कॉपर का N फैक्टर कितना होगा, कॉपर का चार्ज कितना होता है 2, तो उसका N फैक्टर कितना होगा 2, तो 2 रख देंगे। फिर हम जिंक का इक्विवेलेंट वेट रख देंगे, मोलर मास अपान N फैक्टर, जिंक का भी N फैक्टर 2 होता है क्योंकि जिंक पर +2 चार्ज होता है। तो कोई भी आयन होता है, जो भी किसी भी आयन के ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसका N फैक्टर होता है, तो जिंक का भी N फैक्टर कितना होगा 2, तो मोलर मास अपन N फैक्टर रख देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे वेट ऑफ जिंक क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से हम फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम मास ऑफ सब्सटेंस क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ कंप्लीट हो गया। इसके बाद से हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि कितने टाइप के कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।